हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। और आज का ये वीडियो होने वाला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी जो अपकमिंग फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। फार्मा इंडस्ट्री मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ इन डिफरेंट रोल्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, देन पैकेजिंग है, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है। तो सारे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं एक पर्टिकुलर फार्मा इंडस्ट्री में, है ना। और हर एक बी फार्म स्टूडेंट्स का टारगेट होता है या फिर एम फार्म स्टूडेंट्स का टारगेट होता है कि हम लोग इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे। किसी किसी का टारगेट नहीं होता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका टारगेट नहीं है तो आप लोग दूसरे जो सेक्टर्स है उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मेजर सेक्टर जहाँ पे फार्म डी फार्म के साथ हम लोगों का बोल सकते हो डिफरेंस है, वो यही है। फार्मा इंडस्ट्री यही एक सेक्टर है जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते। हालांकि अभी तो जा रहे हैं सभी लोग, लेकिन अगर थियोरिटिकली देखें तो फार्मा इंडस्ट्रियल जॉब्स आर ओनली फॉर द बी फार्म एंड एम फार्म स्टूडेंट्स, राइट। सबसे ज़्यादा अगर हम बोले तो प्रायोरिटी स्टूडेंट्स तो हम ही लोग हैं, बी फार्म जो कंप्लीट करते हैं एम फार्म, राइट। एम फार्म को थोड़ा हायर रोल्स मिलते हैं एंड बी फार्म थोड़ा स्टार्टिंग पोजीशंस में जाते हैं। ओके, सो बेसिकली उसी के ऊपर बात करेंगे कि मस्ट हैव स्किल्स टू गेट हायर्ड इन फार्मा इंडस्ट्री। अगर आप इंडस्ट्रियल रोल्स के लिए हायर्ड होना चाहते हो, आपको जॉब मिले थ्रू इन कैंपस और ऑफ कैंपस। क्या मतलब है इन कैंपस और ऑफ कैंपस का? इन कैंपस मतलब जो आपके कॉलेज में कैंपसिंग होते हैं, डिफरेंट कंपनीज आते हैं, इंडस्ट्रीज, राइट। मान लो सिप्ला आ गया, ल्यूपिन आ गया, एबोट आ गया, डिफरेंट कंपनीज आते हैं कॉलेज में। और उन इंटरव्यूज़ लाइक कुछ कंपनीज़ क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, कुछ डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं। तो जो भी वो लोग ले रहे हैं उनके लिए आपको रेडी रहना है पहले से। कुछ स्किल आपको चाहिए, कुछ पर्टिकुलर स्किल्स जो आपको ड्यूरिंग बी फार्म डेवलप करना है और ड्यूरिंग एम फार्म डेवलप करना है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाद में करूँगा, अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स पे, तो वो होगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। आपको दोनों तरफ ही बैलेंस रखना है, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम जब जॉब्स का शॉर्टेज है, कैंडिडेट्स का शॉर्टेज नहीं है। कैंडिडेट्स ह्यूज हैं, हर साल निकल रहे हैं, मतलब लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम फार्मेसी। लेकिन इंडस्ट्रीज़ वही गिने चुने जॉब ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, तो उनका कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स और कॉलेज दिन दिन इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपको हायर होना है, अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले, तो आपने सेमेस्टर्स के साथ साथ आप स्किल्स पे भी ध्यान दो। ओके, इंटर्नशिप्स पे भी ध्यान दो, ट्रेनिंग पे भी ध्यान दो। ट्रेनिंग का मेरा मतलब यहाँ पे थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है, मेरा मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल जितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले पाओगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा इंडस्ट्री या फिर हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक्स में, क्लिनिकल सेक्टर में। क्योंकि बेसिकली जब आप लोग जॉब में जाओगे, कोई भी नहीं देखेगा कि आपके पास कितना थियोरिटिकल नॉलेज आपका है। थियोरिटिकल नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि थियोरिटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आप कितना काम कर सकते हो, आपके पास कितना नॉलेज प्रैक्टिकली है। ओके, जैसे मान लो एनिमल हैंडलिंग थियोरिटिकली एक अलग चीज़ है, और जब हम लोग एक्चुअली में करते हैं वो अलग चीज़ है। तो कुछ स्टूडेंट्स थ्योरी में अच्छे होते हैं, ओके, सीपीसी गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं वो, लेकिन अगर जब बात आती है प्रैक्टिकल्स करने के लिए या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में आने के लिए, तब नहीं कर पाते हैं एक्चुअली परफॉर्म। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। ओके, तो इन्हीं सब को मिलाकर आपको अपना एक बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना है ड्यूरिंग योर बैचलर्स और मास्टर्स, उसके बाद नहीं। क्योंकि फोर्थ ईयर में जाते जाते आपका इंटरव्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगा, कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना टाइम आपको मिल रहा है अभी से इनका स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम। ओके, एनीवेज, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वन बाय वन। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है और मैं इनके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो आप लोग नोट करते रहना, है ना। पहला है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। वैसे तो मैंने इसको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे शेयर किया है हर जगह। बेसिक लैब स्किल जिसके बारे में बात कर रहा था। अब कोई कंपनीज अगर आएंगे तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको सब कुछ पता है इन डिटेल, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट। बी फार्म स्टूडेंट्स को एनिमल हैंडलिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, राइट।
एनिमल हैंडलिंग के हम लोगों के लिए परमिशन नहीं देते हैं कॉलेज पे, मास्टर्स पे देते हैं, बैचलर्स पे नहीं देते हैं। तो मास्टर स्टूडेंट हो तो आपको आपके पास मिनिमम प्रैक्टिकल नॉलेज है एनिमल हैंडलिंग का, ये एक्सपेक्ट करेंगे। अगर बी फार्म होंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन थियोरिटिकल नॉलेज तो एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। तो आपको टेक्निक्स पूछे जा सकते हैं, आपको जो इंजेक्शंस दिया जाता है, मान लो रैट्स को या फिर गिनी पिग्स को, उनके एंगल्स पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंजेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक लैब स्किल्स तो आपको पता होना चाहिए, टाइट्रेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट, मान लो एज एन एग्जांपल। तो आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए, एंड नॉट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। कुछ पर्टिकुलर जो रिसेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका नाम, उनका वर्किंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्री में अभी कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ओके। व्हाट अबाउट नैनो पार्टिकल्स या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, सो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो रिसेंट एडवांसमेंट है उन सब के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। तो बेसिक लैब स्किल पहला। दूसरा है गुड डॉक्यूमेंटेशन। मान लो आपने रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है या फिर क्वालिटी एश्योरेंस, तो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जैसे आप लोग IND फाइल कर रहे हो या फिर NDA फाइल कर रहे हो, बिफोर क्लिनिकल ट्रायल और आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल, जो भी है, मतलब इन सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रखना है कि व्हाट इज़ DMF, व्हाट इज़ IND, व्हाट इज़ NDA, व्हाट इज़ ANDA, इनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से आपको पूछेंगे कि बताओ व्हाट इज़ मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, आपको पता होना चाहिए ये सब क्या है ना। भले ही आप M.Pharm में सिलेबस में है, लेकिन आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, बिकॉज द थिंग इज़ कि हमारे सिलेबस पे भी ये है, लेकिन हम लोग को ये सिखाया नहीं जाते इतना, राइट, एज अ B.Pharm स्टूडेंट। सो आपको अलग से सीखना पड़ेगा एंड खुद ही सीखना पड़ेगा, कोई आपको सिखाने वाला है नहीं। और अगर आपका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे रहा है तो अलग प्रॉब्लम है। वहाँ पे तो ये सब भूल ही जाओ। वहाँ पे आपको 4 साल पूरा ये सब स्किल डेवलपमेंट पे देना है, और जैसे ही 4th ईयर हो जाए आपका लास्ट सेमेस्टर, स्टार्ट कर देना है जॉब्स के लिए अप्लाई करना खुद से, ठीक है। क्योंकि अगर कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे रहा है तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आने वाला है, क्योंकि खुद से जॉब ढूंढना एक काफ़ी टफ़ जॉब है इस टाइम पे, खुद ही एक टफ़ जॉब है, ओके। एनीवे, सो गुड डॉक्यूमेंटेशन इज़ द सेकंड पॉइंट, ओके। डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, ओके। जैसे मान लो एक्सेल, बेसिक एक्सेल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अभी तो AI का टाइम है, AI का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग टू क्रिएट PPT, टू क्रिएट एक्सेल, ये भी पता होना चाहिए, है ना। अगर हम लोग एक्सेल को रिप्लेस कर रहे हैं तो एक्सेल की जगह क्या ला रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। सो ये सब बस। क्वालिटी कंट्रोल, तो अगर आप, ये तो हो गया आप अगर डॉक्यूमेंटेशन वाले जॉब में जा रहे हो, लेकिन अगर आप जा रहे हो क्वालिटी कंट्रोल में आप इंटरेस्टेड हो, तो जैसे लैब स्किल आपके लिए जाना इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्मेंस टेस्ट, है ना। एक पर्टिकुलर ड्रग के अगर हम बोल रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल होगा, तो दैट मीन्स क्या क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेम्परेचर टू ह्यूमिडिटी टू उसके फ्राइबिलिटी टू जितने सब है, ये सभी टेस्ट्स किस लिए होते हैं, कौन से प्रोसीजर से होते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ यूज़ होते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए, है ना, बेसिक नॉलेज एटलीस्ट। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो या फिर आप पैकेजिंग में जा रहे हो, आप डिस्टिलेशन में जा रहे हो, आप स्टेरिलाइजेशन में जा रहे हो, तो आपके GMP जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो GMP सभी में चाहिए, मतलब GMP का ही पार्ट है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, DMF या जो भी है। GMP इज़ द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि इन्हीं के रूल्स को फॉलो करके हर एक इंडस्ट्री जो मतलब सारे रूल्स रेगुलेशंस, मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमिसेस, कोल्ड स्टोरेज, सभी को इन्हीं के ऊपर बेस करके होते हैं, जो भी इन सब पे लिखा है, और ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है, जो GMP रूल्स हैं। तो GMP पे ऊपर हो सकता है तो कुछ कोर्स कर लो, ओके, क्योंकि ये तो हम लोग के ऐसे सिलेबस में नहीं होते इतने डिटेल में, तो GMP के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। नेक्स्ट नंबर 5, फार्माकोविजिलेंस बेसिक्स। अब दिस इज़ द टाइम ऑफ फार्माकोविजिलेंस गाइस। सभी स्टूडेंट्स फार्माकोविजिलेंस में जाना चाहते हैं, IT सेक्टर में हो या फिर फार्मा इंडस्ट्री के अंडर भी
फार्माकोविजिलेंस में जाना चाहते हैं तो अब अगर आपको जाना है तो सीखना पड़ेगा बेसिक्स, जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ड्रग सेफ्टी। फार्माकोविजिलेंस बेसिकली मीन्स ड्रग सेफ्टी, है ना। सो ड्रग सेफ्टी तो आप आंसर कर दिए, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग सेफ्टी, क्या करना होता है एक्चुअली एक फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर या फिर एसोसिएट को। तो बेसिक जो वर्क प्रिंसिपल्स है या फिर वर्किंग ड्यूटीज़ है, इनको स्टडी करो कि फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है या फिर क्या क्या काम वहाँ पे करना होता है एक्चुअली। ड्रग सेफ्टी का मतलब कैसे क्या करेंगे हम लोग। अगर हम लोग मेड्रा के बारे में नहीं सीखेंगे, मेड्रा के बारे में, तो फार्माकोविजिलेंस वहाँ पे पूरा नहीं होगा। तो बेसिक नॉलेज, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेड्रा पूरा सीख जाओ, ओके, या फिर एसएस पूरा सीख जाओ, लेकिन बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि हाँ ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करके डेटाबेसेस को मेंटेन किया जाता है फार्माकोविजिलेंस को, है ना। सो बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल ट्रायल, regulations related to pharmacovigilance and drug safety, some important examples जिस वजह से फार्माकोविजिलेंस स्टडी शुरू हुआ, ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चंस में हो सकते हैं, आपको पूछे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेटरी नॉलेज। ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। जैसे रेगुलेटरी नॉलेज है वैसे ही आप लोग बोल सकते हो गुड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल्दो, बट कहीं ना कहीं पे रेगुलेटरी काम के लिए ही वो चाहिए। रेगुलेटरी नॉलेज मतलब, अब मान लो आपको पूछा जाए यहाँ पे कि जो यूरोपियन एजेंसी है, ओके, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनको कंट्रोल करते हैं, उसका क्या नाम है। जैसे इंडिया वाला तो आपने बता दिया कि इंडिया वाला का नाम है CDSCO, लेकिन व्हाट अबाउट द यूरोप, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में EMA बोलते हैं, US में US FDA बोलते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसीज आपको पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ CFR, तो आपको बोलना होगा कि कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, क्योंकि CFR के ही सारे रूल्स फॉलो किया जाता है, ओके। एनीवेज, सो ये है रेगुलेटरी नॉलेज। रेगुलेटरी अफेयर्स, ये सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके B.Pharm में है, तो उसको स्टडी कर लोगे तो इनफ है आपका, उसको माइनर सब्जेक्ट छोड़ मत देना। नेक्स्ट, क्लिनिकल रिसर्च बेसिक्स। जैसे फार्माकोविजिलेंस बेसिक मैंने बताया, वैसे ही क्लिनिकल रिसर्च बेसिक्स। क्लिनिकल रिसर्च में भी क्या काम होता है, क्लिनिकल रिसर्च मतलब क्या चीज़ है। जैसे प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या है, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या है, क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस क्या क्या है, एक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का काम क्या होता है बेसिकली, है ना। एक कंपनी में कुछ कंपनीज़ के नाम बता सकते हो तो बताइए, तो कुछ क्लिनिक नाम भी पता करके जाना, कुछ फार्मा इंडस्ट्रीज़ के नाम, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नाम जो फार्माकोविजिलेंस करते हैं, या फिर क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज का नाम जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, जैसे एम्स हो गया, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ड्रग डिस्कवरी नॉलेज। अब ये ड्रग डिस्कवरी नॉलेज मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा M.Pharm स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप M.Pharm स्टूडेंट हो या फिर MSc स्टूडेंट हो, और अगर आप R&D में जा रहे हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स के बाद, कोलॉजी के बाद भी, तो ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग डिज़ाइनिंग, ये तीन चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो ड्रग डिज़ाइनिंग इज़ फॉर यू। अगर आप फार्मास्यूटिक्स के स्टूडेंट हो तो ड्रग डेवलपमेंट इज़ फॉर यू, और ड्रग डिस्कवरी इज़ फॉर एवरीवन बोल सकते हो। तो ड्रग डिस्कवरी रिलेटेड नॉलेज, डिस्कवरी मतलब डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग टोटली, मतलब एक ड्रग पर्टिकुलरली मतलब लैब प्रोसीजर से स्टार्ट करके मैन्युफैक्चरिंग तक का पूरा जो एक फ्लो चार्ट है, उसके बारे में आपको जानना। कब IND फाइल करेंगे, कब NDA फाइल करेंगे, कौन से केस में ANDA करते हैं, इन सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एनालिटिकल स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है ना। कि मतलब जो भी डेटाज़ है उनको लाइक एनालिसिस करना, उनको मैनेज करना, ओके, उनको राइट जगह पे पुट करना एंड राइट जगह पे सेंड करना। डिफरेंट तरीके का काम आपको हो सकता है मिले। देन आता है कंप्यूटर एंड डेटा स्किल्स। अब कंप्यूटर इस टाइम पे तो सभी को आना चाहिए, है ना। बेसिक एक्सेल, बेसिक पावर पॉइंट, AI का यूज़, ML मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत यूजेस। अगर आपने पाइथन सीख लिया तो अच्छा होगा आप सबके लिए, थोड़ा सा ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए। और भी काफ़ी सारे कोडिंग है, जैसे मेडिकल कोडिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स है, फार्माकोविजिलेंस के कुछ सॉफ्टवेयर्स है। अब बेस्ड ऑन योर
लाइक कैरियर डोमेन जिसमें आप जाना चाहते हो उस हिसाब से आप सीख लेना, सारे को नहीं सीखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट इज़ और बोल सकते हैं नेक्स्ट आर द सम सॉफ्ट स्किल्स। ये तो कुछ हार्ड स्किल्स हो गया। अब सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्किल आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है लेकिन फिर भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। मतलब वैसे तो मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ लेकिन आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट दोनों ही। मैं कंफर्टेबल भी फील नहीं कर रहा हूँ, कैसे बात करूँगा, कैसे स्टार्ट करूँगा, और कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है एक्चुअली। मतलब थोड़ा सा एज अ चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो इन सब चीज़ों से आपको निकलना है अभी, ओके, बिकॉज यू आर फेसिंग सम 3 और 4 इंटरव्यूअर्स। आपके सामने 3-4 लोग बैठे हैं जो आपसे काफ़ी सीनियर है और जो आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चंस हो सकता है आपको नहीं पता है, सारे क्वेश्चंस पता नहीं होगा, ये उनको भी पता है, लेकिन वो देखेंगे कि आप उनको हैंडल कैसे कर रहे हो, आप उनको आंसर कैसे कर रहे हो, कि मुझे नहीं पता है इसको किस तरीके से आप बोल रहे हो, और अगर आपको पता है तो किस तरीके से बोल रहे हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। क्योंकि आप जब ज्वाइन करोगे इंडस्ट्री, काफ़ी आपको कम्युनिकेशन चैलेंजेस आएंगे आपके सीनियर्स के द्वारा, आपके को वर्कर्स के द्वारा, आपके मैनेजमेंट के द्वारा। डेफिनेटली आएंगे चैलेंजेस। स्टार्टिंग के 2-3 साल काफ़ी हार्ड होते हैं एक्चुअली इंडस्ट्री में, ठीक है। सो आपको रेडी रहना है बेसिकली। नेक्स्ट, टीम वर्क। डेफिनेटली टीम वर्क करोगे तो क्या होगा ना, प्रोजेक्ट वगैरह में काम कर लिया साथ में, तो एक साथ में काम करने से जो काम है जो जल्दी हो जाता है बेसिकली, सब कुछ अब सभी को पता है। तो टीम वर्क पे थोड़ा ध्यान देना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कितना जल्दी आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो उतना जल्दी आपका सैलरी इंक्रीज़ होगा, और कुछ नहीं, ठीक है। बेसिकली यही बात है। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट कर पाए तो आपका प्रॉफिट होगा। अटेंशन टू डिटेल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। अटेंशन टू डिटेल का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली आपके पास से कुछ काम आए तो आप उसको लेकर कितना सीरियस हो, पैशनेट हो, वो भी एचआर देखते हैं। उसी हिसाब से किसी किसी का सैलरी 2 साल में इंक्रीज़ हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है, ओके। और द लास्ट थिंग विच इज़ अ टाइम मैनेजमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पर्सनल लाइफ है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आप 2-3 चीज़ साथ में कर रहे हो, कैसे मैनेज कर पा रहे हो उनको, क्योंकि सभी लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, है ना। टफ सिचुएशंस डेफिनेटली आएंगे, सभी लोग मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। आपको सोचना है कि मैं कैसे इसको बैलेंस कर पाऊँगा, उस पे ध्यान देना है, रादर कि मैं एक को छोड़ देता हूँ दूसरे को ही काम करता हूँ। नहीं, क्यों, अब 2-3 चीज़ को साथ में कर सकते हो, ओके। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यही कहना था बस आज की इस वीडियो में। सम मस्ट हैव स्किल्स टू गेट हायर्ड इन फार्मा इंडस्ट्री। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आपके डाउट है, क्वेरी है, और सब्सक्राइब रखना चैनल को। ऐसे और वीडियोस मैं ज़रूर लाऊंगा। थैंक यू सो मच।